हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9-10 के लिए साइंस ले रहा हूं और 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास 11 का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी वो भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, कॉसेल लुईस कॉन्सेप्ट वो भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब हर थ्योरी के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड थे, जिसकी वजह से हमें नई थ्योरी का नई थ्योरी के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था। तो कोसेल लुईस के जब ड्रॉबैक्स आए, शेप्स नहीं थी, शेप्स के लिए हमारे पास वेस्पर थ्योरी आ गई जिसने मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर दिया। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो एक्सप्लेनेशन जिनकी बाकी थी, जो ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पा रहा था। तब हमारे पास एक नई थ्योरी आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जरा उसको हम समझते हैं। एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके, वो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। ये थ्योरी कहती है जब दो एटम्स, लेट्स सपोज हाइड्रोजन के, ये पहला एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इनके बीच में किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इन एटम्स को एक दूसरे के पास लाना शुरू करेंगे तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हम यहां पर एक केस देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस इसको नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, और पहले वाले का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे वाले के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, और अगर स्टेबिलिटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो साथ साथ मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। अब हम इन दोनों एटम्स को और पास लेके आते जा रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के इतने पास ले आते हैं कि इनके न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज, और उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो हमको किसी हद तक, एक डिस्टेंस तक ही दो एटम्स को हम पास लेके आ सकते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास लेके नहीं आ सकते। तो हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अगर दो एटम्स के बीच में आपको एक बॉन्ड बनाना है, मतलब दोनों के ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप उनको ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराने के लिए उनको किसी लिमिटेड डिस्टेंस तक ही पास ला सकते हैं, बहुत ज्यादा पास नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पास ले आएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे का, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल, जिससे मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा
अनस्टेबल हो जाएगा। वो डिस्टेंस जिसके अंदर दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है, एंड एनर्जी क्या हो जाती है उनकी मिनिमम, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम उस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पर दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है मैक्सिमम, वो हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, एंड उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ, राइट। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बेटा, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये आ गया हमारे पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की, और ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस। हमने इस एनर्जी को क्या माना 0, ऊपर जाएंगे एनर्जी हमारी पॉजिटिव है, नीचे अगर आते हैं तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव। दो एटम्स को अब हम धीरे धीरे पास ला रहे हैं। ये देखिए, ये है वो दो एटम्स जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी एनर्जी पहले से क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी, राइट। लेकिन अगर अब आप इनको जरूरत से ज्यादा पास ले आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इन एटम्स के बीच में एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जो केसेस हमने लिखे हैं उसमें ये हमारा हो गया केस 1, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मैक्सिमम, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी क्या हो गई मिनिमम। तो ये जो वैल्यू है वो बॉन्ड एंथैल्पी की आ जाती है, जो फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितनी होती है, रफली 435 किलो जूल पर मोल के आसपास। और ये जो हमारा डिस्टेंस आता है ये हो जाता है बॉन्ड लेंथ, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अप्रोक्सीमेटली 74 पिकोमीटर आ जाती है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो क्या कहती है, जब आप दो एटम्स को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो पहले वाले एटम का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और दूसरे वाले का न्यूक्लियस जो होता है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में इंक्रीज करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसके बीच में उन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। लेकिन जब आप इनको पास लेकर आते हो तो आप इनको कुछ हद तक ही पास लेकर आ सकते हो, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा पास आ गए तो एक दूसरे के न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, एक दूसरे के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएंगे, और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो वो डिस्टेंस जिसमें एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैक्सिमम, और एनर्जी क्या होती है मिनिमम, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ, जहां पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमने उसको ग्राफिकली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एटम्स के पास आने पर ही उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो ही बॉन्ड बनता है। तो
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है एटम्स के पास लाने पर बॉन्ड बनाती है। अब यही बॉन्ड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, ये वो कहती है कि दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसी हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड आता है वो कौन कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड हमारे पास कौन सा आता है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? वो कहते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर हो। अब ये इंटर न्यूक्लियस एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास करे, उसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के। ये देखिए, ये s ऑर्बिटल है पहले एटम का, ये s ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, ये उनका न्यूक्लियस हो गया, और ये है वो एक्सिस जो इनके ऊपर से पास कर रही है, इसको हम कहते हैं INA, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। और ओवरलैपिंग इसके ऊपर हो रही है, तो ये S और S के बीच में क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया एक एटम का s ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये देखिए इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये भी इंटर न्यूक्लियस एक्सिस होगी। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल। सिमिलरली ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, ये हो गया पहले वाले का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस, और ये रही वो इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। तो इनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर ऑर्बिटल्स की, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर हो रही है तो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। बट अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर नहीं हो रही, देन इट इज अ पाई बॉन्ड। कैसे? ये देखिए, ये है हमारा पहला एटॉमिक ऑर्बिटल पहले एटम का, और ये हमारा दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये हो गया p ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, और ये है वो इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर नहीं हो रही, तो इस वजह से इट इज अ पाई बॉन्ड। सो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा आता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इफ ऑर्बिटल ओवरलैप्स ऑन इंटर न्यूक्लियस एक्सिस, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। बट इफ the overlapping is not on the internucleus axis, बल्कि it is ऊपर या नीचे, up and below the internucleus axis, then it is a pi bond, right? ये first difference आ गया। Second difference आप देख सकते हैं, sigma bond can be formed between SS, SP and PP orbitals, और pi bond किसमें बनता है? Between p and p orbital, but s orbital do not form pi bond। तो s orbital pi bond नहीं बनाता, pp orbital जो है वो pi bond बना लेते हैं, d orbital भी pi bond बनाते हैं, पर हमारे कोर्स में p है तो हमने वही लिखा है, वो ऑर्बिटल्स pi bond बना लेते हैं, राइट?
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होता है इसीलिए स्ट्रॉन्गर होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है इसलिए ये वीक होता है। तो जो नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, hence bond is stronger। इसमें क्या होता है, extent of overlapping is less, hence bond is weak। तो ये हमारा तीसरा रेफरेंस हो गया। फोर्थ, इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग और इसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। एंड एक आखिरी, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है बट पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कम से कम पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, राइट। तो आई होप आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराते हैं, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसी है उस हिसाब से हमारे पास क्या आता है, बॉन्ड आता है, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और पोस्टुलेट्स जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए एंड कुछ सेलिएंट फीचर्स या पोस्टुलेट्स जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। तो थ्योरी कहती है कि सेंट्रल एटम का लास्ट शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जब भी दो एटम्स के बीच में या मल्टीपल एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें से एक सेंट्रल एटम होगा और सेंट्रल एटम का लास्ट शेल जो होगा वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर ऑर्बिटल खाली पड़ा है तो वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब सेंट्रल एटम के लास्ट शेल, वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो ये हमारे एक या दो पॉइंट बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पोस्टुलेट आता है वो कहते हैं कि इस सराउंडिंग एटम आएगा उसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जब दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आएंगे तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन तो वैसी ही रहेगी, पर जो सराउंडिंग एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो ही वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैसी ही रहेगी, लेकिन जो सराउंडिंग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको उनकी स्पिन बदलनी पड़ेगी और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस हिसाब से आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर्स होंगे और क्या होंगे, कुछ केसेस में लोन पेयर्स। तो ये बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स वो कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
ताकि वो 3 डायमेंशनल शेप बना सके। तो आई रिपीट कि जब सराउंडिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो बनते हैं बॉन्ड पेयर्स और कुछ केसेस में लोन पेयर्स भी बनते हैं। अब ये बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करके 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं और वो शेप हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी हुई है। लेकिन रिपेलिंग में भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि लोन पेयर आपस में ज्यादा रिपेल करते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और रिपल्शन सबसे कम किसके अंदर होती है? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मैं लिख देता हूं यहां पे कि अगर हम रिपल्शन की ही बात करें तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? लोन पेयर के अंदर। उससे कम किसके अंदर होती है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एलपी का मतलब लोन पेयर, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन जो है वो किसके बीच में होती है? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, राइट? तो हम फटाफट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हम सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s, और ये उसका इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज। अब इसके सामने दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट? उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो ये देखो वो अपनी स्पिन चेंज कर लेगा और अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, और वो बॉन्ड जो है वो कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं HCl मॉलिक्यूल का। इसके अंदर हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसका लास्ट शेल ये हो गया, और उसके अंदर भी हमारे पास 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन आ रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके विद ऑपोजिट स्पिन, और ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और वो बॉन्ड क्या आ जाएगा? HCl, जो क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया, राइट? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर किसका? पानी का। तो पानी के अंदर सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर हो गया 8, 1s2, 2s2, 2p4, और ये हमारा हो गया लास्ट शेल। तो आप देख सकते हैं इसके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, P में 2 हो गए। अब इसके पास लास्ट शेल में कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? अनपेयर्ड। तो ये पहला वाला हाइड्रोजन आया, उसने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया विद ऑपोजिट स्पिन, सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये देखिए हमने दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, उसने भी स्पिन किया, बना दिया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया? हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ गए। और आइडियली अगर इस मॉलिक्यूल की शेप आती है तो वो शेप क्या होती है? बेंट शेप होती है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स है ना? तो वो वेस्पर थ्योरी ने हमें बता दी थी, वो शेप ऐसी हो जाती है। (104.5 डिग्री एंगल, ये हो गई बेंट शेप, राइट? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। अमोनिया, सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो हमारे पास ये आ गया 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अनपेयर्ड है, 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, ठीक है? लास्ट शेल हमारा ये हो गया,
ये आ गया पहला हाइड्रोजन ऑपोजिट स्पिन, ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन ऑपोजिट स्पिन, ये आ गया तीसरा हाइड्रोजन। तो इन तीनों ने स्पिन ऑपोजिट करके एक एक करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो आइडली आपके पास ये मॉलिक्यूल जो है वो कैसे आता है, एन बॉन्ड दिस बॉन्ड एच। ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, और आपके पास इसकी फाइनल शेप क्या आ जाती है, पिरामिड। चलिए डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल। अब O के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, 1s2 2s2 2p4, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। S के अंदर ये हो गए P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा लास्ट शेल। इसी के पास दूसरा ऑक्सीजन आया, ये हो गए दूसरे ऑक्सीजन के 2s2 1s2, और ये आ गया 2p4। ये तो पेयर आ गया, इन दोनों ने अपनी स्पिन ऑपोजिट कर ली। जब 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, सिग्मा। लेकिन जब उन्हीं 2 एटम के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, राइट। एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं, N2 का, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो लास्ट शेल ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरा नाइट्रोजन भी आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और P के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन ऑपोजिट कर लेंगे। ये आ गया 2s2, ये आ गया 2p3, ये आ गया 1s2। इनके बीच में जब पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जो उन्हीं 2 एटम के बीच में दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, और उन्हीं 2 एटम के बीच में जब एक और बॉन्ड बनता है तो वो भी क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो ये आ गया नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, साथ में एक एक लोन पेयर, वो इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हैं। हमने ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल दे दिया। सो दिस इज हाउ VBT एक्सप्लेन के मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे आती है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है। नाउ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंट्रल एटम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने काफी सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक हम देखते हैं, अगर यही सही है तो लेट अस टॉक अबाउट कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स। तो देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होंगे। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। तो ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, और P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इधर आ गए। अब ऐसे में कार्बन के लास्ट शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ये और ये वाला तो पेयर हो गया।
तो इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ यही दो पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर मैं यही दो पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं इनके पास अगर हाइड्रोजन एटम लेकर आऊंगा तो मुझे दो हाइड्रोजन एटम लाने पड़ेंगे और मेरे पास जो मॉलिक्यूल आएगा CH2, साथ में कार्बन का आएगा एक लोन पेयर। और ये मॉलिक्यूल हमने आज तक कभी नहीं देखा। इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमने देखा है वो क्या है, मीथेन, जिसके अंदर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो दिस वाज वन मेजर ड्रॉबैक। दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या आता है ड्रॉबैक, बोरॉन और उसके कंपाउंड्स। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, अब ये क्या हो गया 1s2, ये क्या हो गया 2s2 और ये क्या हो गया 2p1। लास्ट शेल को अगर देखें ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस p के अंदर उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरॉन के लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, या तो BH या फिर क्या होना चाहिए BF या फिर क्या होना चाहिए BCl। पर हमने इनमें से तो आज तक कभी भी कोई मॉलिक्यूल नहीं देखा। जो हमने कंपाउंड देखे हैं बोरॉन के उसमें वो 3 बॉन्ड बनाता है, जिसमें वो BH3 है, या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। तो अगेन बोरॉन की बॉन्डिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तीसरा ड्रॉबैक देखते हैं, बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या हो गया 1s2 2s2। लास्ट शेल अगर देखें तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पेयर्ड है। तो इसका मतलब है बेरिलियम क्या बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो देखे हैं बेरिलियम के कंपाउंड, BeCl2 देखा है, हमने BF2 देखा है, हमने BeH2 देखा है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसलिए ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या बन गए, ड्रॉबैक्स बन गए, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। मैंने हर चीज इसके अंदर कवर कर दी है एंड आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो जरूर लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ एक ही लेक्चर में आराम से समझ सके। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, आप बहुत बेनिफिट फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं एंड ये सारे लेक्चर्स आपके लिए सिर्फ क्लास 11 के लिए ही नहीं, 12th एंड उसके बाद भी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।